मैं कलामुल्ला अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट हाई स्कूल अमेठी में शिक्षक हूँ और टीचर्स ऑफ बिहार हिस्ट्री मेकर के फेसबुक पेज पे इतिहास पढ़ाऊँगा। क्लास 9th 10th 11th 12th के हिस्ट्री के संबंध में कुछ चर्चा करूँगा। आज आइए हम फ्रांस की क्रांति के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास को समझना बहुत आसान नहीं होता है और हर टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्लू की तलाश होती है। अगर क्लू मिलता है तो उस टॉपिक की एक अच्छी समझ विकसित होती है। तो फ्रांस की क्रांति के संबंध में हमें सबसे पहला क्लू जो मिलता है वह हमें फ्रांसीसी क्रांति के स्लोगन से मिलता है। स्लोगन क्या है? इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांस की आम जनता ने अपनी क्रांति में जो नारा लगाया उसका मतलब समझा जा सकता है। आदमी किस चीज़ को नारे में स्लोगन लगाता है? जिस चीज़ की उसे आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ पानी पानी पानी, इसका मतलब क्या है? मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। तो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए? समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और बंधुत्व चाहिए। इसका मतलब कि वहाँ के समाज में इन चीज़ों का नितांत अभाव था। आइए एक एक चीज़ को हम देखते हैं और जो चीज़ें दिखेंगी वही फ्रांसीसी क्रांति के कारण बन जाएंगे। पहला हम उसके सामाजिक संरचना को देखते हैं। तो समाज 3 वर्गों में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी होते थे, क्लर्जी मतलब पादरी। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब कुलीन। और थर्ड स्टेट में आम आवाम होती थी। ये मोटा मोटी 3 स्तरों का समाज था, लेकिन इन तीनों स्तरों में भी कई स्तर थे। जैसे क्लर्जी जो पहला स्टेट था, इसमें बड़े पादरी और साधारण पादरी 2 तरह के पादरी होते थे। इनके पास भूमि थी, मठ था और धार्मिक कर वसूलते थे। धार्मिक कर को टीथे बोलते थे। बड़े पादरी शहरों में रहते थे, आलीशान बंगलों में रहते थे, अय्यासी करते थे, भोग विलास का जीवन जीते थे। इनका अध्यात्म से कोई नाता नहीं था। जबकि साधारण पादरी जो थे ये गांवों में रहते थे, आम आवाम से जुड़े थे और पूजा आराधना करते थे। लेकिन दशा क्या थी? बड़े पादरियों के विपरीत साधारण पादरी इतने गरीब थे कि जिस कुटिया में रहते थे वह कुटिया भी इनकी दशा पे रोती थी। सेकेंड स्टेट को जब देखते हैं, नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग, तो कुलीन वर्ग में भी 2 तरह के कुलीन थे। पहला नोबल्स बाय बर्थ यानी जन्मजात जो कुलीन होते थे, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, बस कुलीन वर्ग में पैदा हो जाना ही इनके लिए सब कुछ होता था। और दूसरे नोबल्स बाय रोब यानी जो अपनी प्रतिभा से कुलीनता प्राप्त करते थे। जो नोबल्स बाय बर्थ होते थे, जन्मजात कुलीन होते थे, इनके पास जमींदारी होती थी लेकिन स्वयं खेती नहीं कराते थे। शहरों में रहते थे और देहातों में अपनी खेती किसी और के माध्यम से कराते थे। इसी को कहते हैं अनुपस्थित जमींदार यानी एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। जिस खेत पे ठेका प्रणाली चलेगी, दूसरा आदमी काम कराएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ शोषण भी उसी विकराल रूप में होगा। और दूसरे जो थे नोबल्स बाय रोब यानी देहाती जमींदार, ये स्वयं खेती कराते थे। और इन दोनों के पास भले ही थोड़ी सी भिन्नता हो सापेक्षिक रूप में, लेकिन दोनों के पास विशेषाधिकार थे और ये अकूत संपत्ति के स्वामी होते थे। थर्ड स्टेट जो तीसरा समाज का वर्ग है, ये भी 2 वर्गों में बटा है, रिच और पुअर, धनी वर्ग और गरीब वर्ग। इसको एक दूसरे तरह से सब डिवीजन करें तो इसमें बिग बिजनेसमैन आते थे, ऑफिशियल्स और लॉयर्स यानी बड़े व्यापारी, और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोग। लेयर्स हम सब जानते हैं कि बौद्धिक प्राणी हैं। और दूसरे जो थे वो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे। पीजेंट्स यानी ये बड़े जमींदार होते थे, इनके पास अच्छी खासी जमींदारी होती थी। और थर्ड जो इसमें ग्रुप था वो स्मॉल पीजेंट्स का यानी छोटे किसानों का था। लैंडलेस लेबरर का था यानी भूमिहीन कामगारों का था। और सर्वेंट्स यानी नौकर का। अब मजे की बात यह है कि ऊपर के जो 2 वर्ग हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी पादरी और कुलीन, ये दोनों टैक्स नहीं देते थे। ये दोनों कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते थे। प्रोडक्शन थर्ड स्टेट करता था और इसी से टैक्स वसूल कर ये ऊपरी दोनों वर्ग अय्यासी करता था। फ्रांस की कुल भूमि का 60% ऊपरी 2 वर्गों के पास था, जिसमें 40% भूमि जो थी पादरी वर्ग के पास थी और 20% जो भूमि थी वो कुलीन वर्ग के पास थी। इसके अलावा थर्ड स्टेट से ये लोग किस तरह से पैसे लेते थे उसका कुछ उदाहरण देखिए। पहला है प्रत्यक्ष कर। हर शासन व्यवस्था में
दो तरह के कर होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स व्यक्ति से सीधे लिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स व्यक्ति जो कुछ भी सामान खरीदता है उस पर शामिल होता है। जैसे भारत में देखें तो जो सरकारी कर्मी हैं उनके वेतन से ही टैक्स काट लिया जाता है, और जो आम आवाम है वो डायरेक्ट टैक्स तो नहीं देती, लेकिन जो भी सामान खरीदती है, नमक खरीदे, बिस्किट खरीदे, चावल खरीदे, आटा खरीदे, जो कुछ भी खरीदे उस पर टैक्स भी सरकारें पहले से जोड़ के तब कीमत निर्धारित करती हैं। साधारण रूप से एक पार्ले जी जो 5 रुपये का बिस्किट है उसमें भी 70 पैसा टैक्स लगता है। तो अब प्रत्यक्ष करों की गिनती नहीं की जा सकती। प्रत्यक्ष करों की विशेषता ये थी कि नमक, तंबाकू जैसे उपयोगी वस्तुओं पे ये टैक्स जो लगता था इसकी कोई दर नहीं होती थी, कोई प्रक्रिया नहीं होती थी, बल्कि ये राज परिवार से जुड़े जो लोग थे, जो नोबल्स कहलाते थे, यही लोग ठेके पे नमक, तंबाकू जैसी चीज़ों को ले लेते थे और मनमाने ढंग से बेचते थे और बहुत मोटी रकम की उगाही करते थे। इसके अलावा लोगों को सामंती कर भी देना होता था। जन्म हो तो जन्मोत्सव का कर दीजिए, विवाह करना है तो विवाह कर दीजिए। इस तरह के कई तरह के कर दे, और करों के अतिरिक्त बेगार भी था, यानी आपको फ्री में काम करना है। एक अच्छी विशेषता यह है कि थर्ड स्टेट में मध्यम वर्ग था जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। और मध्यम वर्ग की विशेषता क्या होती है कि ये स्वयं को बदलता है, अपनी क्षमताओं से अपनी पहचान और अपनी हैसियत पैदा करता है, और जो स्वयं को बदलता है वह दूसरों को भी बदलने में समर्थ होता है। और यही थर्ड वर्ग जो है, थर्ड वर्ग के अंदर का मध्यम वर्ग, यही क्रांति का मुख्य वाहक बनेगा। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में जो पार्शियलिटी है, जो स्तरीकरण है, तो देखिए हर देश को, हर शासन प्रणाली को चलाने के लिए एक टैक्सेशन सिस्टम होता है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी का कोई सिस्टम नहीं था। जो राजा की आय थी, व्यक्तिगत आय, वही राज की आय थी। सोचिए, यानी राजा जितना खर्च करे उतना वसूल कर ले। कर की वसूली कैसे होती थी? ठेका प्रणाली से। टैक्स फार्मर कहलाते थे। ठेका प्रणाली क्या है? हमने कुछ पैसे दे करके कलेक्शन का अधिकार ले लिया और मनमाने ढंग से हम आम जनता से टैक्स वसूलेंगे, और वसूलेंगे तो क्या, हमारे पास अस्त्र शस्त्र होगा। और ये जो टैक्स फार्मर थे ना, आज के किसी भी संगठित गुंडों से ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे और खूब जबरदस्त वसूला करते थे। वहाँ पे कहा जाता था क्लर्जीज प्रे, नोबल्स फाइट, पीपल पे, यानी पादरी पूजा करता है, कुलीन संघर्ष करता है और आम आवाम टैक्स चुकाती है। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो प्रशासनिक संरचना कैसी है? निरंकुश राजशाही, यानी राजा पे कोई अंकुश नहीं। ये अपने आप को क्या कहता था? राजा स्वयं को ईश्वर का उत्तराधिकारी मानता था। और वहाँ का एक राजा हुआ लुई 14वां, इसने क्या कहा? आई एम द स्टेट। निरंकुशता की पराकाष्ठा है। कोई कह सकता है कि आई एम द स्टेट? नहीं, आज सपने में भी नहीं कह सकता, लेकिन लुई 14वें ने कहा। लुई 14वां जब कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि लुई तो वहाँ राजा की उपाधि है, और 14वां मतलब इसके पहले 13 लुई हो चुके थे। 14वें नंबर का लुई इस तरह का उद्घोष कर रहा था। इसके बाद आया लुई 16वां, इसी के समय क्रांति हुई। और लुई 16वें ने क्या कहा? लुई 14वें से बढ़ के कह दिया, मेरी इच्छा ही कानून है। अब जरा सोचिए, जब व्यक्ति की मर्जी ही सबसे बड़ा मर्ज बन जाए तो क्या क्रांति नहीं होगी तो क्या होगा? यही वहाँ की सबसे बड़ी विडंबना थी कि राजा अतिशय शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया था। और अतिशय शक्ति के केंद्रीकरण में क्या होता है कि राजा अगर कमज़ोर हुआ तो निश्चित रूप से राज समाप्त हो जाता है। और लुई 16वें की जो पत्नी थी, ये रानी मेरी एंतवाइनेट, मेरी एंतवाइनेट जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। यहाँ का शासक मेटरनिक जो था अपने समय का बहुत शक्तिशाली शासक था, और यूरोपीय व्यवस्था मेटरनिक की व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। तो ये रानी मैडम जो है मेरी एंतवानेट, इतना खर्च करती थी अपने आप पे, अपने श्रृंगार पटार पे कि मत पूछिए। 500 तो इनकी डायरेक्ट नौकरानियाँ थीं और 5000 इनडायरेक्ट नौकरानियाँ थीं। सजने संवरने में सारा पैसा खर्च कर देती थी, इसलिए इनको कहा जाता था मैडम डिफिसिट, यानी घाटे की महारानी। एक महारानी जो पूरे राज्य को घाटे में पहुंचा दी। वहाँ पे मापतौल की कोई एक व्यवस्था नहीं थी,
न्याय की कोई एक व्यवस्था नहीं थी, कानून और मुद्रा प्रणाली में एक रूपता नहीं थी। अपने अपने ढंग से न्याय अपने अपने ढंग से तौलिए। न्याय प्रणाली की एक बुराई को समझने के लिए लेटर द कैचे को समझ लेते हैं। लेटर द कैचे क्या था? वहाँ का नोबल जो है, यानी जो संपन्न सम्मानित वर्ग का व्यक्ति है, वह राजा को कुछ पैसे दे करके लेटर द कैचे खरीद सकता था और जिसको चाहे उसको सजा दे सकता था, फांसी पे लटका सकता था। अगर इस तरह का न्याय हो जो पैसे से खरीदा और बेचा जाता हो और कुछ कुलीनों के हाथ में ही संचित हो, तो उसे अन्याय नहीं तो न्याय कहेंगे क्या? ये सारे जो कारण हैं, इसके अतिरिक्त कुछ वैसे कारण हैं जो विदेशों से इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। याद कीजिए 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, गौरवपूर्ण क्रांति। कहाँ? इंग्लैंड में। और वहाँ के राजा पे संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। 1689 में, यानी एक साल बाद, बिल ऑफ राइट्स वहाँ पे पारित होता है। ये जनता का अधिकार पत्र है, जनता को जो जो अधिकार की डिमांड किया वो मिलता है। और ये ठीक 100 साल पहले की बात है। 1789 में होगी फ्रांस की क्रांति और इसके 100 साल पहले बिल ऑफ राइट्स लागू होता है इंग्लैंड में। तो इससे भी प्रभावित होगा फ्रांस का समाज। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस में चिर प्रतिद्वंदिता रही है। अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था और फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में मदद किया और फ्रांस के लाफायदे के नेतृत्व में एक सेना गई जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लाफायदे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक फ्रांस को वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जिन मूल्यों के लिए फ्रांस में हम लड़ रहे थे, वे मूल्य, जिन मूल्यों के लिए हम अमेरिका में लड़ रहे थे, वे मूल्य फ्रांस से ही नदारद हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग भी कोशिश करेंगे कि फ्रांस में वैसे ही मूल्य आए जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पे जब चर्चा करेंगे तो विस्तृत बातें करेंगे। अब देखिए, सारे कारण तो हैं। भेदभाव है, अर्थव्यवस्था लचर है, एडमिनिस्ट्रेशन पंगु है, विदेशी घटनाएं प्रभावित कर ही रही हैं। सारी चीज़ें होने के बाद क्रांति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्रांति करेगी आम जन, और आम जनता को इन सारी बुराइयों से अवगत कौन कराएगा? तो बौद्धिक वर्ग। बौद्धिक वर्ग में कौन? वहाँ के दार्शनिक, विचारक, चिंतक, लेखक। ऐसे ही बौद्धिक वर्ग में एक नाम है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा, मतलब विधि की आत्मा। बता रहा है स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या? सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण। और क्या बता रहा है कि शक्ति 3 जगह होनी चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेटिव, तीसरी जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। अगर भारत के वर्तमान प्रशासनिक संरचना से तुलना करके देखेंगे तो प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट और सारे नौकरशाह एग्जीक्यूटिव का निर्माण करते हैं, और लेजिस्लेटिव यानी भारत की संसद जो कानून बनाती है वह लेजिस्लेटिव है, और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका जो अलग है। जुडिशियरी का निर्वाचन नहीं होता है। जुडिशियरी निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है ताकि बिना किसी भय के न्याय निर्णय कर सके। इन्हें न्यायमूर्ति कहा जाता है। तो 3 जगह अगर पावर बंट जाए, यानी कानून एक संस्था बनाए, उसे लागू दूसरी संस्था करे, और अगर बनाने में, कानून के निर्माण में और उसे लागू करने में किसी तरह की गड़बड़ी हो तो उस पर डिसीजन जुडिशियरी नाम की संस्था दे, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, शक्तियाँ अलग हो गई। अगर तीनों शक्तियाँ यानी कानून बनाने की शक्ति, उसे लागू करने की शक्ति और उस पर न्याय निर्णय करने की शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में आ जाए तो क्या होगा? निरंकुश होगा। लुई 14वां होगा, आई एम द स्टेट, या लुई 16वां होगा, क्या कहेगा? मेरी इच्छा ही कानून है। तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर की वकालत करता है और वहाँ की व्यवस्था पे करारा प्रहार करता है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता मानव के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। यदि शासक अपने दायित्व का पालन न करे तो उसे क्रांति द्वारा नष्ट कर दो। दूसरा दार्शनिक जो है उसका नाम वाल्टेयर है। वाल्टेयर प्रभुत्व निरंकुशता का समर्थक है। क्या कहता है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। सिंह एक अच्छा शासक का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह
प्रबुद्ध निरंकुशता का समर्थन करता हुआ नजर आता है। और इसने क्या आह्वान किया? भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। गिरजाघर बताया ना, बड़े पादरी अय्यास थे, भोग विलास में मग्न थे, और कहता है कि ऐसे गिरजों को नष्ट कर दो। अगला जो विचारक है जियां जाक रूसो। जियां जाक रूसो ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। और सामाजिक अनुबंध में बताया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। ये ढोंग है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ने किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया। अगर जनता पे शासन करना है तो जनता की इच्छाओं का जो प्रतिनिधित्व करेगा वही राजा होगा। यानी राजा और जनता के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है। जब तक राजा जन इच्छा के अनुरूप कार्य करता है तभी तक राजा है, वरना वो राजा नहीं रहता है। इसीलिए उसने जनरल विल की बात की, सामान्य इच्छा की बात की। और ये जनरल विल क्या है? जब सभी लोग मिलके बहुमत से किसी निर्णय पे पहुंचते हैं तो वो जनरल विल बन जाता है। जैसे भारत में अगर निर्वाचन होता है तो बहुमत जिस पक्ष को सपोर्ट करता है वही जनरल विल कहलाएगा। ये लोकतंत्र की प्राणवायु है, इसी पे लोकतंत्र डिपेंड करता है। रूसो ने एक बहुत अच्छी उक्ति दी जो हर कोई याद रखा है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। जन्म से स्वतंत्र है मानव, लेकिन हर जगह उसके पैर में बेड़ियां लगी हैं, और इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने का आह्वान रूसो करता है सिद्धांत रूप में, जब वो राजपद के दैवी स्वरूप का खंडन कर देता है और उसे प्रजा पे आश्रित कर देता है। तो शक्ति का स्रोत जब जनता होगी तो राजा को कौन हटाएगा? जनता ही ना हटाएगी। अगला विचारक जॉन लॉक था। इन्होंने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा और इसमें राजशाही के दैवी स्वरूप और निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किया। और भी बहुत सारे विचारक हैं, लेकिन सबका यहाँ पे वर्णन संभव नहीं है। उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना सकते हैं। दिदरो ने विश्वकोश लिखा था। इन सारे कारणों को देखने के बाद लगता है कि फ्रांस में क्रांति की उपयुक्त परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, लेकिन क्या क्रांति हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बारूद इकट्ठा होने के बाद जब तक माचिस की तिल्ली न जाए तब तक बारूद विस्फोट नहीं कर सकता है। सारे कारण हैं, लेकिन एक तात्कालिक कारण की आवश्यकता होगी जिससे ये सारे कारण मिलकर क्रांति का रूप ले सकें। वही कारण तात्कालिक कारण बनता है। और लुई 16वां जब शासक बनता है तो मात्र 20 साल की उम्र थी उसकी। 1774 में ये शासक बनता है। अब 20 साल की उम्र का लड़का क्या राज करेगा, आप सोच सकते हैं। उसकी मनोवृत्ति क्या होगी? भोग विलास अय्यासी। इसके अतिरिक्त भी उसकी इच्छाएं अजीब थी, शिकार करना और ताला बनाना। कहते हैं कि ताला बनाने का शौकीन राजा महल के ताले की चाबियां भूल गया। शिकार करना और ताला बनाना दोनों ऐसे शौक हैं जो राजा को जनता से अलग करते हैं। उस पे रानी मेरी एंतवानेट यानी मैडम डिफिसिट अभी बताया था ना, श्रृंगार पटार में बड़ी रुचि थी। एकदम इत्र वगैरह का खूब इस्तेमाल करती थी और नौकर चाकर तो इतने थे कि मत पूछिए। इन्हीं की वजह से राज दरबार और भी भ्रष्ट हो गया था। जब आर्थिक स्थिति चरमरा गई फ्रांस की, पैसा नहीं था शासन चलाने के लिए। अरे पैसा होगा तभी ना, बिना पैसे के तो व्यक्ति का जीवन नहीं चलता है, परिवार नहीं चलता है। तो इतना बड़ा राजपाट चलेगा कैसे? पैसा है नहीं। अब हुआ कि पैसा कहाँ से आए? तो राजा अपने मंत्री से पूछा। कौन मंत्री है? तुर्जो 1774 से 76 तक, नेकर 1776 से 81 तक। दो ही का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि दोनों में योग्यता थी। दोनों ने क्या कहा कि दोनों जो ऊपरी वर्ग हैं, क्लर्जी और नोबेलिटी यानी पादरी और कुलीन वर्ग, जो टैक्स नहीं देते हैं, इनसे टैक्स लिया जाए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। फ्रांस में जो टैक्स देने वाला है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उससे टैक्स लिया नहीं जाता है। और जो देने में सक्षम नहीं है उससे इतना लिया जाता है कि वो मर जाए। थर्ड स्टेट जिसमें आम आवाम है। जब तुर्जो और नेकर ने कहा कि नोबिलिटी से और क्लर्जी से, पादरी से और कुलीन वर्ग से कर लिया जाए, तो उन दोनों वर्गों ने साजिश करके इन दोनों को बर्खास्त करा दिया। यानी श्रीमान लुई 16वें ने तुर्जो, नेकर, क्वेस ने जैसे अर्थशास्त्री वित्त मंत्रियों को
बर्खास्त कर दिया। अब क्या होगा, टैक्स तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तब लोगों ने कहा कि भाई आप स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाइए। स्टेट्स जनरल वहाँ संसद को कहते थे, और संसद कितनी कारगर थी अंदाज़ा लगाइए। पिछले 175 वर्षों में इसकी बैठक ही नहीं हुई थी। समझ में आया ना, डेड कर गई थी। अब चलिए, संकट की स्थिति में राजा ने संसद की बैठक बुला दी। बैठक कब होगी, 5 मई 1789 को। यहीं से सारा मामला हल हो जाएगा। 5 मई 1789 को जब बैठक हुई तो लोग ये भी भूल गए थे कि बैठक होती कैसे है। बहरहाल शुरुआत हो गई। वहाँ 3 सदन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो बैठक होती थी तो प्रथम सदन को 1 वोट मिलना था, द्वितीय सदन को भी 1 वोट था, और तृतीय सदन को भी 1 वोट था। अब जब टैक्स की बात होती थी तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, यानी फर्स्ट स्टेट पहला सदन, सेकंड स्टेट दूसरा सदन, थर्ड स्टेट तीसरा सदन। पहला और दूसरा मिल जाते थे और 1-1-2, यानी 2 वोट इनका होता था और थर्ड स्टेट का 1 वोट, तो हार जाता था। ये दोनों मिलकर के टैक्स लगा लेते थे। इस बार क्या हुआ, 5 मई 1789 के बैठक में थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि वोटिंग का पैटर्न बदलना चाहिए। कैसे होना चाहिए, नॉट बाय हाउस बट बाय हैंड। सदन के द्वारा नहीं होगा कि एक वोट ये सदन देगा, दूसरा वोट ये सदन देगा और तीसरा वोट ये सदन देगा ना, हाथ उठौबल होगा। हम होते तो दोनों हाथ पर उठा देते ना, उठा देते तो जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे जीतेंगे, फर्स्ट सदन में भी 300 मत है, सेकंड सदन में भी 300 मत है और थर्ड सदन में भी 300 मत है, तो 300 जोड़ दीजिए तो 600 बराबर ना हो जाएगा, तब तो फिर निर्णय नहीं होगा। अब यहाँ वर्ग के अंदर का जो उपवर्ग है वो रोल प्ले किया। क्या किया, ये जो बड़े पादरी थे ना और साधारण पादरी, तो साधारण पादरी थोड़ा खिसक गए थर्ड में। यहाँ नोबिलिटी जो नोबल्स बाई बर्थ और नोबल्स बाई रोब थे ना, तो नोबल्स बाई रोब के भी कुछ लोग खिसक के चले आए थर्ड स्टेट में। समझ रहे हैं, अगर आपस में इनमें भेद नहीं होता तो फिर मामला जस का तस रह सकता था। लेकिन थर्ड में जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थर्ड स्टेट का सपोर्ट करने लगे तब मामला उलझ गया और हुआ ये कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये वहां से पलायन कर गए। क्या होता है, सदन का बहिष्कार कर दिया इन्होंने। और वहीं बगल में टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट माने कचहरी वाला कोर्ट नहीं है, टेनिस खेलने वाला, खेलते हैं ना खूब प्यार से। तो टेनिस कोर्ट में गए और वहीं टेनिस कोर्ट की शपथ हुई। यहीं को जहाँ टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा हुए तो उसे राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वहाँ शपथ ग्रहण हुआ। शपथ में क्या शपथ लिया गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता और राजा की निरंकुशता पे अंकुश नहीं लग जाता हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ठान के बैठ गए। अब बैठ गए तो यहाँ से विकट स्थिति शुरू हो गई। इस शपथ का नेतृत्व कौन किया, तो मिराबियो और आबेसिये ने। मजे की बात यही कि दोनों कुलीन वर्ग के थे लेकिन इन्होंने नेतृत्व किया। और जब टेनिस कोर्ट का शपथ हो गया जनता उग्र हो गई और जाकर के बास्तिल के किले पे हमला बोला। बास्तिल का किला इसलिए फेमस है कि वहाँ कैदियों को रखा जाता था और मात्र 7 कैदी थे। 7 कैदी मायने नहीं रखता, बट 7 कैदियों को छुड़ा लेना राजा की शक्ति को ललकारने के समान था। और यहीं से क्रांति का श्री गणेश हो गया। आज का लेक्चर बस यहीं तक। कारण अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अंत तक वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। परिणाम अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत